हे फोक्स, वेलकम बैक टू आई से। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इन द सीरीज ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें से कुछ लास्ट की जो प्रॉपर्टीज उसमें से एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट चीज जो देख रहे हैं हम कि जैसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चीज़ को रखते हो तो वो अलग अलग टाइप के बिहेवियर दिखा सकती है, अलग अलग चीज़ें। ओके, अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएंगे जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। उसमें तीन टाइप के कुछ आपको बिहेवियर दिख सकते हैं। ओके, जो तीन टाइप के प्रॉपर्टीज है वो शो कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिज्म एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिज्म। तो आज हम जो देख रहे हैं, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम डायमैग्नेटिज्म से। और इसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो आयंस क्रिएट किए जाते हैं हाइड्रेट करने के बाद में, जिसमें वाटर एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, उसमें कलर किस वजह से दिखाई देता है, राइट। और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो क्या होते हैं। ओके, उसका चार्ट भी दिखा दिया गया था कि किस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है। और जो ग्रुप्स में जो डिवाइड हो रहे थे हमारे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, राइट, वो सब कुछ देखना हो तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई मटेरियल शो कर सकता है, ओके, या फिर जो कोई सब्सटेंस शो कर सकता है, दैट इज डायमैग्नेटिज्म। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम कर देंगे, घटा देंगे, जब उन्हें एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म। ओके, वही लिखा है, सब्सटेंसेस विच डिक्रीज देयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज कंपेयर टू वैक्यूम। ओके, जैसी ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, किसके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ वैक्यूम, such substances are known as diamagnetic substances। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। इसे क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। ये हमारी डायमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन होगी। तो अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड होने वाले हैं, इसमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इसी वजह से क्या है, वैसे भी आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और डायमैग्नेटिक थोड़े कम ही है। ओके, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड होने वाले हैं। और ऐसे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो वीकली रिपेल करते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली थोड़ा रिपेल करते हैं। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे इंड्यूस और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होने वाले हैं। ओके, उसी वजह से क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, जीरो होगा। ओके, जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी जीरो होने वाली है, वो भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड्स है, ओके, जैसे ये आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो वो खुद को किसी तरह से परपेंडिकुलरली अलाइन कर लेता है। और इंड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। दैट्स वाई यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट। जैसे अगर आप इसे एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ओके, और फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके, ये तो ऐसे रिपेल होने वाली है, इसके थ्रू पास नहीं होगी, बट फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसकी खुद की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसी है, अपोजिट है। सो दैट्स वाई क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ तरह से रिपेल करेगा, कुछ इस तरह से रिपेल करेगा। ओके, और ये यहाँ से थोड़ी घूमती हुई सामने जाएगी। ये तो अभी मैं सामने बताने वाला हूँ।
ये अभी पॉइंट वाइज तो देख ही रहे हैं सब कुछ हम, इसके बाद में हम इसे टेबल की तरह थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे। मतलब एक साइड में डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक, तो आपको और अच्छे समझेगा। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि डिफरेंस के हिसाब से अगर आप किसी चीज़ को देखते हो, किन्हीं चीज़ों को अगर आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके देख रहे हो कि किस टाइप के उनके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपको इजीली रिमेंबर कर सकते हो आप, ओके, आपको बहुत इजीली याद रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने कवर कर लिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी जीरो होगी, क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या होने वाली, अपोजिट होने वाली। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है पैरामैग्नेटिज्म। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामैग्नेटिज्म, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। जो भी हो गए, तीन टाइप के मेन जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड वो दिखाते हैं। तो हमने फर्स्ट तो डिस्कस कर लिया है विच वाज डायमैग्नेटिज्म। अभी बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिज्म को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ऐसे सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बेसिस पर पैरामैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे। ओके, सो certain substances when placed in a magnetic field align themselves parallel to the direction of field। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका क्या कहोगे, आपका जो मैग्नेट होगा या फिर जो आपका मटेरियल होगा वो भी इसी तरह से करेगा। लेट्स से साउथ और नॉर्थ पोल्स अगर ले लो, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट किस तरह से रहेगा। और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करूँ तो साउथ और नॉर्थ इस तरह से रहेगा, और आपका जो ये सब्सटेंस है इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये पैरेलल रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप ये समझ रहा है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ओके। और उसके बाद में एक और चीज है, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो थे वो वीकली रिपेल कर रहे थे। ओके, ये वीकली रिपेल कर रहे थे और ये कुछ हद तक अट्रैक्ट करेंगे। दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो गए और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू द सब्सटेंस। ओके, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस है, जैसे कि हम देख रहे थे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से ऐसी पास हो रही है, ओके, ऐसी पास हो रही थी, ये भी आप समझो कि इस तरह से स्ट्रेट ऐसे ऐसी पास हो रही होगी। ओके, बट इसमें क्या होगा कि वीकली रिपेल करेगा इसको। रिपेल करेगा मतलब क्या होगा, ये इसको यहाँ से पास नहीं होने देगा, इस तरह से ये मुड़कर ऐसे मुड़कर, ओके, अपना रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग टर्न लेके वो फिर सामने की तरफ जाएगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, राइट। और इस केस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें कुछ हद तक के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास होगी। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हो, वो पास होने वाली है इस सब्सटेंस के थ्रू। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहोगे आप? ऐसे सब्सटेंस को कहोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, मतलब टोटल अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो क्या, कि जो सब्सटेंसेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खुद को पैरेलली अरेंज करते हैं। ओके, पैरेलली अरेंज करते हैं किसके साथ? दे अरेंज themselves parallel to the direction of the magnetic field, applied magnetic field. Okay, और उसी के साथ साथ क्या ऐसा होता है कि जो magnetic field lines है, they are attracted towards it and the magnetic field lines pass through such substances. So these substances are known as पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हो? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। ओके, द फिनोमिना इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, दोज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। तो ये कैसे सब्सटेंस के इसमें शो की जाएगी ये प्रॉपर्टीज? कैसे सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करेंगे? जिसके अंदर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। हम देख चुके हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कि उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। यहाँ पे एटलीस्ट एक तो भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो दैट आप कह सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट होगा तो ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि सब्सटेंसेस जो है परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ओके, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, और जब इनमें एक्चुअली रीजन क्या है, जैसे ये पैरामैग्नेटिक, सॉरी, जो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह जैसे
एक्ट कर रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता था कि अप्लाइड और इंड्यूस्ड। इंड्यूस माना जब आपने अप्लाई किया एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हुई, उस वजह से जो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ओके, जो जनरेट हुआ उसे क्या करें, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों इक्वल हुआ, ओके। दैट्स व्हाई उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट, ओके, एक तो इक्वल और अपोजिट भी। दैट्स व्हाई क्या हो रहा था, उसकी जो नेट या फिर आप कह सकते हो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट था वो जीरो हो गया। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, ओके। दैट्स व्हाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी छोटी वैल्यू होगी। छोटी वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि थोड़ी जो बड़ी वैल्यू होने वाली है वो फेरोमैग्नेटिज्म में होने वाली है, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी होगी, स्मॉल होगी, पॉजिटिव होगी और नॉन जीरो वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, स्मॉल, पॉजिटिव, नॉन जीरो। कैसी होगी, स्मॉल, पॉजिटिव, नॉन जीरो वैल्यू होगी, ओके। अब ये जो है, जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो खुद को रैंडमली, ये वैसे रैंडमली ओरिएंटेड होने वाले, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो उसके डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पैरेलली अलाइन कर लिया है, ठीक है। जैसे आप हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना, साउथ वाला, नॉर्थ वाला, और फिर ये इसको इस तरह से इसने पैरेलली अलाइन कर लिया था, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, खुद को वो पैरेलली अलाइन कर लेगी। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिज्म के, जो पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाले प्रॉपर्टीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, जो सब्सटेंसेस आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी, ओके। ऐसे सब्सटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं यूजुअली कि आपको कुछ लिस्ट दे दी जाएगी, कुछ एलिमेंट्स की आपको पहचानना है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक क्या कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करने वाले हैं। अब लास्ट में बच रहा है हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनके बारे में भी सीखेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में और कुछ नया नहीं है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होते हैं, पर जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग सब्सटेंस कह सकते हो, ओके। पर कैसा है कि इसके मुताबिक उसकी जो प्रॉपर्टीज है कुछ ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह स्मॉल है, पॉजिटिव और नॉन जीरो है, वहाँ पे कुछ ज्यादा हद तक की वैल्यू होगी, कुछ बड़ी वैल्यू होगी, ओके। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब फेरोमैग्नेटिज्म को आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट थिंग इट इज एन extreme case of paramagnetism. एक्सट्रीम भी ना कहो, एक लिमिटिंग केस कहो, लिमिटिंग केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ओके। उसी की तरह है बट उससे कुछ हद तक ज्यादा है, ओके। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, extreme paramagnetism is called ferromagnetism, okay. extreme paramagnetism is called ferromagnetism. अच्छा, अब इसमें क्या था, जैसे आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा था सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। फिर पैरामैग्नेटिज्म में देखा कि एक तो भी आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके अंदर there are large number of free electrons, ओके। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके। फिर these electrons form groups, ये क्या करते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, डोमेन्स। कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो उसके अंदर ना ये डोमेन्स फॉर्म कर लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा फिजिक्स में भी था ये सब कुछ, ओके। आई थिंक ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में ये सब कुछ है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाला। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो ये ग्रुप्स बना लेंगे, डोमेन बना लेंगे, और इसके अंदर जो है ना, ये जो डोमेन्स है ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ओके।
रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन से अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, तो रैंडमली ओरिएंटेड होने वाली ये चीज़ें हैं, यहाँ लिख देंगे these domains are randomly oriented, let's say अगर एक पूरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, जिसके अंदर ऐसे चार पार्ट्स कर दूँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, इस तरह से जो डोमेन है इस तरह से यहाँ पे अलाइन है। और जैसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस डायरेक्शन में लगा दो, क्या करेंगे, ये भी, ये तो अब उसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, और एक्सट्रीम है, तो क्या होने वाला है, सेम ही सब कुछ फंडा होगा, ये इसको अपनी तरफ में इसी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर। एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे दैट दोज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत हाई होने वाली है इसके अंदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक susceptibility are both positive and high, okay, positive and high as compared to diamagnetic and paramagnetic diamagnetic and paramagnetic substances, okay। तो ये था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब जो मैंने कहा था आपको डिफरेंशिएट करके थोड़ा टेबल वाइज आपको बताऊंगा, तो उसमें और इजीली समझेगा, ओके, फिर डायग्राम्स हम समझेंगे और अच्छे से। तो इसके बाद अभी ये रब करके फिर वो स्टार्ट करेंगे। सो आ चुके हैं अभी हम इस टेबल के साथ में, जिसमें आपको दिख रहा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, सबके सब एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस के साथ सीखेंगे तो और इजीली रिमेम्बर कर पाओगे आप, ओके। तो सबसे पहली चीज़, ये तो वीकली रिपेल करता है मैग्नेट से, अगर आप उसके पास में रखो किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, अगर आप मैग्नेट के पास रखो तो वीकली रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करेगा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ओके। जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिज्म में है उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज आपको फेरोमैग्नेटिज्म में है। तो आपको बेसिकली ये दो ही याद रखने की जरूरत है। सेकेंड थिंग कि जब इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक मैग्नेटिज्म इसे एक्वायर कर लेगा, ओके। इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगी, टेम्पररी मैग्नेटिज्म, ओके। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी इसके अंदर इंड्यूस्ड वाली, वो अपोजिट होगी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, डायरेक्शन जो ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इस केस में क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दोनों भी सेम ही डायरेक्शन में होगी, ओके। इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ओके, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, और ये भी सब कुछ सेम ही होगा, ये डायरेक्शन ऑफ the direction of applied magnetic field, okay, it will be in the direction of applied magnetic field। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये क्या करेगा, ये जो सब्सटेंस है वो ट्राई करेगा इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये सब्सटेंस में से नहीं जाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हें वीकली रिपेल कर रहा है, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या ट्राई करेंगे कि मैं इसके साइड से चला जाऊँ, इसके थ्रू ना जा पाऊँ, ओके। तो मैं इसे क्या फिर से एक बार आपको ड्रॉ करते हुए समझा देता हूँ कि इसे कैसा कुछ होता है यहाँ, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साउथ और नॉर्थ पोल के जैसे कुछ ले रहे हैं। साउथ पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल है, ओके। और इस एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रहा है, और बीच में आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है, ओके, यहाँ से आके
टर्न हो जा रही है, यहाँ से आके टर्न हो जा रही है, पर वो क्या करेगी, मैं यहाँ से नहीं लूँगा। ओके, और इससे भी सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो आएंगी, अंदर तक आएगी, यहाँ से भी अंदर तक आएगी। ये तो स्ट्रेट ही चली जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट चली जाएगी, ये भी स्ट्रेट चली जाएगी, पर ये जो है इसमें से पास ना होते हुए टर्न होके आएगी, ये भी इसमें से पास ना होते हुए टर्न होके सीधी आएगी। ओके, तो ट्राई करेंगे कि इसे इस सब्सटेंस में से ना जाना पड़े, क्योंकि वो उसे रिपेल कर रहा है। ओके, और इसमें से क्या, ये सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाएगा। हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ना हो, बट बाकी की फील्ड लाइंस पास होंगी। और इसमें क्या होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब कुछ होता है, तो इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके, आप कह सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो डायरेक्टली इसके थ्रू पास होगी, मतलब ऑलमोस्ट सभी की सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास होने वाली है। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट क्या है कि जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसे परपेंडिकुलर इस तरह से, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो इसके परपेंडिकुलर खुद को अरेंज करेगा, उसके परपेंडिकुलर, ओके, डायरेक्शन मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी है, तो ये खुद को ऐसे अरेंज करेगा। ओके, इसमें पैरेलली अरेंज करेगा ऐसे, और इसमें स्ट्रॉन्ग है बट डायरेक्शन जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, तो वो वैसी की वैसी उसी डायरेक्शन में। ओके, तो ये सब कुछ है डिफरेंस, आप चाहो जैसे नोट कर सकते हो, पॉज कर लो, नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और इसके बाद में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किस चीज पे डिपेंड करती है वो देखने वाले हैं, और उसके अंदर जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह वो सब कुछ फॉर्मूला टाइप है, अभी देखते हैं उसको नेक्स्ट इसमें। अभी तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो किसी भी चीज की मैग्नेटाइजेशन का एक्सटेंट, मतलब वो चीज कितना मैग्नेटाइज हो सकती है, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस can be given by its magnetic moment। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि किस हद तक के वो चीज मैग्नेटाइज की जा सकती है, राइट। और इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा बार मैग्नेट, a tiny bar magnet, okay, you can assume an electron to be a tiny bar magnet, ठीक है। और जब इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसे जब आप इसे एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये क्या करता है, ये कोशिश करता है खुद को किस तरह से अलाइन करने की, किस तरह से अलाइन करेगा, तो फिर किस तरह से क्या करेगा, अडेप्ट करेगा खुद को। इट विल ट्राई टू adapt according to the spin magnetic, okay, तो ये क्या करेगा, ट्राई करेगा टू adapt its spin motion with applied magnetic field, or to adapt its orbital motion with its applied magnetic field। ओके, तो क्या करने वाला है इलेक्ट्रॉन, दो चीजें ट्राई करेगा, एक तो अपनी स्पिन मोशन को, ओके, अपनी जो स्पिनिंग कर रहा है वो, उस मोशन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, और जो उसकी ऑर्बिटल मोशन है, जो ऑर्बिट्स में गोल घूम रहा है वो, ओके, उसकी भी मोशन को वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ओके, उसके अंदर खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है ना, जैसे
बार मैग्नेट को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो उसके अंदर भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, तो ये भी खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ओके, सो दैट उसके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So here we are with a formula with a total magnetic moment. Okay, हमने जैसे कहा अभी कि जो extent of magnetization है किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे. टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ओके, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन, उसके बाद में बोर्स मैग्नेटॉन से मल्टीप्लाई करना, दैट इज बी एम, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख दूं कि s क्या है यहाँ पे, resultant spin quantum number, ओके, L क्या है, resultant azimuthal quantum number, ओके. इसके बाद में यहाँ पर जो आप बी एम देख रहे हो, दैट इज योर बोर्स मैग्नेटॉन, ओके. ये तीनों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है एस एल और बी एम, ओके. इस तरह से आपके पास में एक फॉर्मूला आता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, ठीक है. तो जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज की, इस सीरीज की बात करें 3D सीरीज की, यानी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की. तो इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑर्बिटल मोशन है उसे आप निग्लेक्ट करते हो, क्या करते हो, निग्लेक्ट करते हो. ऑर्बिटल मोशन को क्या करते हो, निग्लेक्ट कर देते हो. सो इस फॉर्मूला में क्या चीजें आएंगी, आपको सिर्फ स्पिन से रिलेटेड चीजें रखनी है. सो यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस इक्वल्स टू रूट ऑफ 4s s प्लस वन, एल वाली सारी टर्म्स गायब कर दो, इंटू बोर मैग्नेटॉन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ 3D सीरीज वाले, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है. तो अगर मैं आपके सामने एक लिस्ट लगा दूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की, तो उसमें से बहुत से जो एलिमेंट्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि उनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही है. कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसमें आपको डायमैग्नेटिक नेचर देखने के लिए मिल सकता है, ओके. और ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और आयरन Fe, ओके. उसके अंदर आपको पैरामैग्नेटिक नेचर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो पैरेलली खुद को अरेंज करते हैं ना, ये जो सब्सटेंसेस, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है पैरेलली अरेंज करते हैं, तो कुछ अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छी तरह से ये खुद को अरेंज करते हैं पैरेलली, जब इस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तब. सो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. आई एम सॉरी, ये जो थे आयरन, कोबाल्ट और निकल, सॉरी आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ओके. स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, इसलिए उन्हें क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, सो या दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है. ये जो एलिमेंट्स है आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये बहुत अच्छी तरह से खुद को पैरेलली अरेंज कर लेते हैं, ओके. और इसी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उस वजह से उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है, ओके. उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंसिडर किया जाता है. लिस्ट के साथ साथ आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगी कौन से एलिमेंट्स किस चीज़ में आते हैं, ओके. दिस वाज अबाउट कि आप कैसे अरेंज करते हो एलिमेंट्स को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में. आपके पास में देखो, अगर आपको लिस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स दे दिए गए और आपको कहा गया है कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में अरेंज करो, तो क्या करना है, आप ऐसे यूजुअली तो आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, राइट.
और फेरोमैग्नेटिक वगैरह सब आप उसके बेसिस पे करते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आपके पास में होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी ट्रिक है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में डिस्टिंग्विश करने की। अगर इवन नंबर आता है, ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें इवन नंबर आता है, फिर जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है इवन आता है, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और अगर ऑड नंबर आता है तो पैरामैग्नेटिक नंबर, ओके। बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर 10 और 16 आ रहे होते 10 और 16 वाले 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा, इवन दो दे आर क्या कहोगे, इवन दो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सॉरी डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आप इसे देख रहे हो इवन है डायमैग्नेटिक होगा, बट एक्चुअल में 10 और 16 है स्पेशल नंबर से, इनके अलावा बाकी जो भी इवन है वो सब डायमैग्नेटिक हो गए, बट ये दो छोड़ के बस पैरामैग्नेटिक है। ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल सी ट्रिक सो दैट आप डिस्टिंग्विश कर पाओ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच। ओके, एग्जाम में ट्रिक बहुत इजीली आप मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप निकाल सकते हो कि कौन सी चीज़ डायमैग्नेटिक है, कौन सी पैरामैग्नेटिक। तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, किसी भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की अगर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो कैसे उस मतलब कैसे उसकी प्रोसीजर होगी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, वो सब कुछ देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिस भी जो भी है, ऐसे समझो कोई कंपाउंड है उसके अंदर अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दैट मीन्स कि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, राइट। और वो कभी भी दो स्पीशीज के बीच में फॉर्म होगा, उसमें से कौन सी, एक होगी मेटल आयन, ओके, एक होगी कौन सी, मेटल आयन, और सेकंड होगी लिगेंड। मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये पे नेक्स्ट पॉइंट होगा वो। हाँ, मेटल आयन इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन जो सॉरी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना हो, ठीक है, तो लिगेंड के पास में तो एक ही कंडीशन है कि उसके पास में लोन पेयर होनी चाहिए, ओके। जब लोन पेयर होगी तभी तो डोनेट करेगा, राइट। उसका मेन फंक्शन क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करनी है। और जो मेटल आयन है उसके पास में तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट चीज, उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो हाई होगा, ओके, एक हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ओके, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट कर पाए, जो उसे किसके पास से मिलने वाली, लिगेंड्स के पास से मिलने वाली, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड गिव अप करेगा उसको ये एक्सेप्ट करेगा, ओके। और स्मॉल आयनिक साइज होना चाहिए, क्यों, सो दैट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखेगा वो ज़्यादा होगा। और जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स का काम क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके रहने के लिए तो कोई जगह होनी चाहिए। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, राइट, गेस्ट आते हैं तो आप उनके अगर रहने की जगह नहीं है आपके पास तो नहीं रह सकते ना वो, दैट्स व्हाई। वैसे ही यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए, सो दैट आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपने एक्सेप्ट किए हैं उनको रख सको वहाँ पे, ओके। तो ये होती है तीन कंडीशन। और अब जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी देख रहे हैं, पर किसकी देख रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की देख रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो अभी देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं द लिस्ट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, या फिर आप कह सकते हो जो थ्री डी सीरीज वाले एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस है वो थ्री डी सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स ही फॉर्म करते हैं, ओके। सो हियर वी आर विद रीजंस। फर्स्ट चीज की थ्री डी सीरीज में सभी की सभी तीन प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस की थी, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अनिवार्य है या फिर नीडेड है, ओके। सो फर्स्ट वन इज कि उसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, कि उसके हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। सो इन द केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए मिलेंगे, और उसके साथ साथ हाई पॉजिटिव चार्ज भी होता है इनके ऊपर। सो ये लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो जो लिगेंड्स उन्हें डोनेट करेंगे। सेकेंड वन इज कि उसके पास में होनी चाहिए
वैकेंट ऑर्बिटल, सो दैट वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको रख सके। तो इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं और इवन इनके शेप भी कुछ इस तरह से होते हैं जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है कि वो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि उनके पास में क्या होना चाहिए, स्मॉल आयनिक रेडियस होनी चाहिए, राइट। आयनिक रेडियस बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ आयन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं जब हम एटम्स की बात करते हैं, बट हम बात करें आयन्स की, तो यहाँ पर आयनिक रेडियस छोटी से छोटी होनी चाहिए और यहाँ पर आपको छोटी आयनिक रेडियस देखने के लिए मिल जाएगी इन द केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, एज कम्पेयर टू एज ब्लॉक एलिमेंट आपको यहाँ छोटा आयनिक साइज देखने मिलता है। ओके, सो दैट्स वाई 3D सीरीज में तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। और वैलेंस बैंड थ्योरी VBT, उसके वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेटल आयंस क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो दो सिमिलर एनर्जी या फिर दो नियरली इक्वल या फिर इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल से कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ओके, जो भी इक्वल एनर्जी के होते हैं, सो दैट वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द लिगेंड्स, जो उन्हें लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स दिया एक्सेप्ट करेंगे। और कॉम्प्लेक्स के पास में इनकी फिक्स ज्योमेट्री होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो क्रिएट किए जाते हैं लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी स्पेस में एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन होती है, फिक्स्ड तरह से वो उनका एक शेप होता है, राइट। तो उस वजह से जो लिगेंड्स है उनका भी एक फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड उनका शेप होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाला ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाला एक आपका कॉम्प्लेक्स, और ठीक है स्क्वायर प्लेनर वाला एक कॉम्प्लेक्स। ओके, दो एग्जांपल्स आपके पास में यहाँ पे आपके सामने में। चलो ठीक है, इतना आपको समझ गया। वहाँ पे आपके एकदम से लास्ट सा टॉपिक जो है उसके ऊपर आएंगे, जिसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट थिंग इज कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में यूज तो हो रहा है बट रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। ओके, उसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन में आप उसका यूज कर रहे हो बट वो उसमें पार्ट नहीं लेते हुए रिएक्शन की स्पीड को, द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ओके, सो दैट जो रिएक्शन का स्पीड है वो तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। और एक्चुअल में करता क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, सो दैट जो इंटरमीडिएट है वो रैपिडली फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद में रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही आपके बुक के अंदर आपको और भी दो प्रॉपर्टीज देखे हैं कि वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ओके, और उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके जो 3D सीरीज वाले या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह कई एलिमेंट्स एक्ट करते हैं। ओके, सो और भी उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे वो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगाने की कोशिश कर लूँगा कि जो भी एग्जांपल्स है आपके कैटलिस्ट वाले वो आपको यहाँ पे दिख जाए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक करो। आपके सब्सक्रिप्शन रेट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।